नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के में एक बार फिर से। तो लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था क्या सर, साहित्य के बारे में, अपने साहित्य डिंगल और पिंगल देख लिया था। उसके पश्चात में सर उससे रिलेटेड जो साहित्यकार हैं उनके बारे में और उनके द्वारा रचित जो साहित्य सर उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट उसके पश्चात जो है हमने पढ़ा था दोस्तों किसके बारे में, सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण में पृथ्वीराज राठौड़ में मैंने बताया वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के बारे में, और सूर्यमल मिश्रण में दोस्तों मैंने दो ग्रंथ बताए थे, वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर को लिखने वाला भी सूर्यमल मिश्रण है और वीर सतसई का भी प्रारंभ करने वाले ही सूर्यमल मिश्रण है। लेकिन वीर सतसई को ना पूरा वो कर पाए, ना वो वंश भास्कर को पूरा कर पाए। तो वंश भास्कर को पूरा किया उनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने, और वहीं उनको पूरा किया नाथू सिंह मैयारिया को। वंश भास्कर को नाथू सिंह मैयारिया ने पूरा किया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट साहित्यकार हेडिंग डाल लीजिएगा आज के लिए, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया सर, ये जो है ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया इन्होंने सर भाषा का सिद्धांत भी दिया है, आपने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इनका जो जन्म होता है वो 1919 ईस्वी के अंदर होता है दोस्तों। इनका जो जन्म है, जन्म पूरा दिनांक लिखना चाहो तो लिख लेना, 11 सितंबर 1919। क्लियर है, 1919 ईस्वी को। क्लियर। नेक्स्ट सर कहां पर, चूरू के रहने वाले। तो सर कन्हैयालाल सेठिया जो है दोस्तों कहां के निवासी थे, चूरू के निवासी थे। 11 सितंबर 1919 को सर इनका क्या होता है, जन्म होता है दोस्तों। इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत जो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो किसके लिए सर, इन्होंने भाषा के लिए सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थानी भाषा का पितामह, राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है दोस्तों। किन्हें कहा जाता है सर, कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। सर सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले, लिख सकते हो आप इनके बारे में, सुजानगढ़ के थे ये, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, तो सुजानगढ़ चूरू के निवासी कन्हैयालाल सेठिया 11 सितंबर 1919 को जिनका जन्म हुआ दोस्तों, जिनके द्वारा किसका सिद्धांत दिया गया दोस्तों, भाषा का पितामह कहा जाने का कारण क्या है सर, इनके द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों, भाषाई सिद्धांत दिया गया था। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इन्होंने कहा था दोस्तों भाषा सिद्धांत में, यानी कि सर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य है, 13वीं शताब्दी के मध्य है। और कौन सी, गुर्जरी अपभ्रंश से बताया था इन्होंने, कौन से अपभ्रंश से बताया था, गुर्जरी अपभ्रंश से जो है इनके द्वारा बताया गया। क्लियर है, ये बात हमने पढ़ी थी बहुत अच्छे तरीके से। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इन्होंने गुर्जरी अपभ्रंश से बताई। ये सिद्धांत देने के कारण दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया अपने राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा के पितामह कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे अगर पढ़ा जाए कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, गौर करना मेरी बात में। तो दोस्तों आपने पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ा था, और पृथ्वीराज राठौड़ में मैंने आपको बताया था पीथल और पाथल नाम से काव्य रचनाएं जो किया करते थे, वो कौन किया करते थे सर, कन्हैयालाल सेठिया ही तो किया करते थे। नेक्स्ट अगर इनके बारे में बात की जाती है दोस्तों, तो ये ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिन्हें सन 2004 के अंदर जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को अगर बात की जाती है दोस्तों किस पुरस्कार की, दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार की अगर बात की जाती है, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है इन्हें दिया जाता है दोस्तों, वो कब दिया जाता है सर, सन 2004 के अंदर दिया जाता है दोस्तों। सेठिया, या को देखो 4 की तरह से डायरेक्ट कर लेना, सेठिया को 4 से डायरेक्ट कर लेना इस तरीके से। तो कन्हैयालाल सेठिया जो है दोस्तों सन 2004 ईस्वी के अंदर जो है इन्हें क्या दिया जाता है सर, पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा सर, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है, यही बात आती है दोस्तों इनके पास में राजस्थान रत्न पुरस्कार की। किसकी बात आती है दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार। आपको भी पता है दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। तो ये जो है सन 2012 में दोस्तों इसकी स्टार्टिंग होती है, सन 2012 में स्टार्ट किया था इसको, और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सन 2012 के अंदर दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया, और राजस्थान रत्न पुरस्कार दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को मिलता है। कन्हैयालाल सेठिया को वो भी 2012 में मिलता है। तो 2012 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा कन्हैयालाल सेठिया को भी राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो सर
सबसे पहले अगर बात की जाए पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया सन 2004 ईस्वी के अंदर। यही बात आती है अगर दोस्तों किसकी, राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार जो दिया गया था इन्हें सन 2012 ईस्वी के अंदर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, इनकी रचनाएं। तो दोस्तों इनकी रचनाएं अगर आप मैं बताऊं तो काफी सारी रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की, देखना, जिसमें से आपको मुख्य मुख्य याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था दोस्तों, इनके जो बात करते हैं पीथल व पाथल, तो पीथल और पाथल नाम से जो काव्य रचना है दोस्तों वो किसकी मिलती है, कन्हैयालाल सेठिया की मिलती है। अगर बात की जाती है दोस्तों जिसमें पीथल शब्द की, जिसमें किसकी बात की जाती है दोस्तों, पीथल शब्द की अगर बात की जाती है, तो पीथल शब्द जो यूज किया है दोस्तों वो किसके लिए किया है, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। किसके लिए यूज किया है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। और यहां पर जो अगर बात कर जाती है दोस्तों पाथल शब्द की, तो पाथल शब्द जो इन्होंने उपयोग किया है दोस्तों वो किसके लिए किया है, महाराणा प्रताप के लिए किया है। किसके लिए किया दोस्तों, महाराणा प्रताप के लिए। तो महाराणा प्रताप के लिए जो इन्होंने कौन सा शब्द पाथल, और पृथ्वीराज राठौड़ के लिए दोस्तों पीथल शब्द प्रयुक्त किया है। किसने, सर अपनी कविता पीथल और पाथल के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों अन्य रचनाओं की, तो अन्य रचनाएं जैसे कि अपने बात की जाती है लीलटास। लीलटास दोस्तों पक्षी होता है जिसका दशहरे के अवसर पर जो है इसका दर्शन जो है शुभ माना जाता है, आपको भी पता है। तो लीलटास की रचना किसने की थी, कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। जैसे कि और देखा जाए तो कुक्कू, नेक्स्ट और देखी जाए तो मिंजर, नेक्स्ट अगर देखी जाए तो दोस्तों मंजला घर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखी जाए तो दोस्तों ऊंजा घर या ऊंजा घर, नेक्स्ट जमीन रो धनी कुण, धनी कुण, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य एक बार के लिए पढ़ के देखें, पीथल व पाथल, लीलटास, कुकू, मिंजर, मंजलाघर, ऊंजाघर, जमीन रो, धनी गुण। तो यानी कि सर ऐसी रचनाएं जो है वो सर किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात की जाती है दोस्तों। एक आपने रचना पढ़ी होगी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। एक तो आता है धोरा रो धोरी, और एक आता है धरती धोरारी। तो धरती धोरारी जो है वो मैं मुख्य रूप से लिखना चाहूंगा यहां पर। तो धरती धोरारी की रचना दोस्तों याद रखिएगा, धरती धोरारी, इसकी रचना करने वाले दोस्तों कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है। लेकिन धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी दोस्तों बहुत जल्द आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपने, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। लेकिन धोरा रो धोरी आपको याद रखना है। तो ये धोरा रो धरती धोरारी जो है वो किसकी है सर, कन्हैयालाल सेठिया की है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है अपने दिमाग में रखना है, दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, दोनों उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखनी है वो धरती धोरारी याद रखनी है अपने को। क्लियर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पीथल, पाथल, लीलटास, कुकू, मिंजर, मंजलाघर, ऊंजाघर, जमीन रो धनी कुण, धरती धोरारी, ये सारी रचनाएं जो है वो सर किसकी मिलती है, कन्हैयालाल सेठिया की मिलती है। क्लियर है दोस्तों। अगर बात की जाती है इनके राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो दोस्तों इन्हें मृत्युपरांत मिला था, ये भी आपको याद रखनी है। कब मिला दोस्तों, मृत्युपरांत दोस्तों याद रखना। इन्हें क्या मिला था, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, क्योंकि इनकी मृत्यु दोस्तों 11 नवंबर 2008 को जो है हो जाती है। तो मृत्यु 2008 में होती है और जो है इनको 2012 में जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार मिलता है। तो मृत्यु उपरांत जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार किस साहित्यकार को, कन्हैयालाल सेठिया को। तो सारी बातें नोट कर लीजिए दोस्तों। शाबाश। इसके अंदर एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ यार सारी, फिर नहीं तो आप कमेंट करोगे सर ये इसकी नहीं है क्या, ये इसकी नहीं है क्या। ये लो लिख लो, शब्द लिख लो। और नेक्स्ट अगर आप बात करें रमणिया भी इन्हीं की है, रमणिया, तो ये सारी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई। नोट करो, शाबाश। बहुत इजी है दोस्तों। साहित्य याद रखना जो है अपने आप के अंदर जो है एक योग्यता है ना। साहित्य हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस टॉपिक से ही डर जाते हैं साहित्यकारों के बारे में, जो साहित्य लिखे हुए हैं उन टॉपिकों को याद करना। यानी कि साहित्य लिखा हुआ है सर, किसने लिखा और कौन कौन सा साहित्य लिखा, ये सबसे बड़ी उलझन रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया के पश्चात अपने जो साहित्यकार पढ़ते हैं वो देखते हैं दोस्तों केसरी सिंह बारठ के बारे में पढ़ते हैं। केसरी सिंह बारठ आपने देखा होगा दोस्तों, क्रांतिकारी के रूप में भी जो है योगदान दिया था इन्होंने। आपको भी पता है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बारठ परिवार ने जो है भारत के अंदर। अपने देखे जाए तो राजस्थान के मेवाड़ से संबंधित बिलोंग करते दोस्तों बारठ परिवार। केसरी सिंह बारठ कृष्ण सिंह बारठ के परिवार से जन्म लिया जिन्होंने,
उनके बारे में बात की जाए तो कृष्ण सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के भाई थे जवाहर सिंह बारठ, और जवाहर सिंह के भतीजे और केसरी सिंह बारठ के पुत्र जो थे जिनका नाम मिलता है प्रताप सिंह बारठ, और जिनकी एक पंक्ति भी आपको प्रसिद्ध मिलती है दोस्तों, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये पंक्ति प्रताप सिंह बारठ जो किसके पुत्र थे दोस्तों, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। तो अभी बात करते हैं दोस्तों अपने किसके बारे में, केसरी सिंह बारठ के बारे में। इतने आप जो लिखते हो भाई उसको मनन कर लिया करो। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिस्ट्री की क्लास शुरू करो, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की क्लास अपने नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आने वाले हैं दोस्तों आपके लिए वो हिस्ट्री का ही लेके आएंगे टॉपिक, है ना। तो टेंशन मत लेना, अपने चलने देंगे मिक्स जैसे भी चलता है। तो कॉपी 2 लगा लो, एक हिस्ट्री की अलग और एक कल्चर की अलग। जब कल्चर का टॉपिक है कल्चर में नोट करो, जब हिस्ट्री का है जब हिस्ट्री में नोट करो, बस इतनी सी तो बात है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं दोस्तों केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ दोस्तों, ये जन्म जो है इनका जन्म अगर बात की जाती है दोस्तों तो भीलवाड़ा के छाछीवाड़ा नामक स्थान पर, छाछीवाड़ा नामक स्थान पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनका जो निवासी अगर बात की जाती है तो ये निवासी ढोलकिया गांव के रहे हैं। कई कहते हैं दोस्तों इसको ढोकलिया गांव भी बुला देते हैं, लेकिन इसको ढोलकिया गांव कहा जाता है। तो ढोलकिया गांव या ढोलकिया गांव दोस्तों ये याद रखिएगा। तो निवासी ढोलकिया गांव के और छाछीवाड़ा में क्या होता है सर, इनका जन्म होता है। सर इनकी जो बात रहती है केसरी सिंह बारठ की, अगर इनके पिताजी की मैं बात करूं, इनके पिता की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कृष्ण सिंह बारठ नाम मिलता है। इनके पिताजी का व्यवसाय था, ये पुस्तकालय चलाया करते थे कृष्ण सिंह बारठ, और उसी को देखते वहां पर रहते रहते जो है इन्होंने भी दोस्तों काफी सारे जो है ज्ञान ग्रहण किया था। अगर बात की जाए क्रांतिकारी रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि जून के अंदर जो है 1912 में प्यारेलाल हत्याकांड जो होता है दोस्तों, उसके अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, किसने, केसरी सिंह बारठ ने। लेकिन केसरी सिंह बारठ के बारे में जितना कहूं उतना ही कम लगेगा मेरे को, जितना कहूंगा मैं उतना ही कम लगेगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, सॉरी भाई, ये यहां पे नहीं आएगा ना, मैं कुछ गलत लिख रहा हूं भाई, ये नहीं आएगा, ये इनसे संबंधित नहीं है। जन्म, माय मिस्टेक। इनका जन्म जो होता है दोस्तों 21 नवंबर, मैं श्यामल दास जी के बारे में लिखवा गया, 1872 ईस्वी को होता है दोस्तों देवपुरा नामक, शाहपुरा, देवपुरा नामक स्थान, शाहपुरा भीलवाड़ा। क्लियर है। हाँ, तो हो जाता है कई बार मिस्टेक बोलने में, मैंने श्यामल दास जो है कई बार जच गया दिमाग में। तो केसरी सिंह बारठ के बारे में बात करूं तो 21 नवंबर 1872 को दोस्तों इनका जन्म होता है देवपुरा नामक स्थान पर, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है। सर पिता जो थे इनके कृष्ण सिंह बारठ थे। अगर इनके बात की जाती है दोस्तों भाई की, तो इनके भाई जो थे उनका नाम था सर जोरावर सिंह बारठ। क्या नाम था सर, जोरावर सिंह बारठ जो है इनके दोस्तों क्या थे, भाई थे। और इनके अगर पुत्र की बात की जाती है तो पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों प्रताप सिंह बारठ। क्या नाम मिलता है सर, प्रताप सिंह बारठ नाम मिलता है। अगर बात आती है दोस्तों इनके पोत्री की तो नाम मिलता है दोस्तों नगेंद्र बाला। तो नगेंद्र बाला दोस्तों जिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला जिला अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम महिला जिला अध्यक्ष कहां की दोस्तों, कोटा की बनी थी। कहां की बनी थी, कोटा की बनी थी। नगेंद्र बाला जो है दोस्तों याद रखिएगा इनके बारे में। तो पिता, भाई, पुत्र और पोत्री। क्लियर है, ये केसरी सिंह बारठ के बारे में। अब सर बात करते हैं तो केसरी सिंह बारठ सर किसके दरबार में थे, क्या लिखा था इन्होंने, तो ये सारी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो केसरी सिंह बारठ जो थे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में रहा करते थे। और इनके द्वारा दोस्तों लिखा गया जो है आपको भी पता होगा सर, वो किसके लिए लिखा गया, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा गया था। वो सारी बातें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो गौर कीजिएगा दोस्तों। केसरी सिंह बारठ की आप सबसे इंपॉर्टेंट रचना पढ़ते हो दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया या चुंगटिया, ठीक है। तो चेतावनी रा चुंगटिया या चुंगटिया जो है दोस्तों याद रखिएगा, चूंठिया ना लिख दियो,
ठीक है, एक चूंठिया भी है, चूंठियो बोर्ड नो, ठीक है, अलग बात है। तो चेतावनी रा चुंगटिया जो है दोस्तों याद रखना, ये रचना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, गौर करना मेरी बात पे, इसको दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें 13 सोरठे लिखे हुए हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, चेतावनी रे चुंगटिया में कितने सोरठे हैं? सर ये क्या जरूरत आन पड़ी थी भी ये लिखना पड़ा दोस्तों चेतावनी रे चुंगटिया? तो चेतावनी रे चुंगटिया की रचना दोस्तों 1903 ईस्वी के अंदर करनी पड़ी सर, किसको? केसरी सिंह बारट को। जब ये बात का पता चला भी मेवाड़ के महाराणा लॉर्ड कर्जन के स्वागत हेतु, अंग्रेज लॉर्ड कर्जन के स्वागत हेतु दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा याद करवाने हेतु, मान मर्यादा लिख सकते हो, मर्यादा याद करवाने हेतु, याद दिलाने हेतु ये लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? चेतावनी रा चुंगटिया लिखा गया। सर मर्यादा याद दिलाने हेतु से क्या मतलब हुआ? मर्यादा याद दिलाने से मतलब हुआ भी आप उस महाराणा परिवार से बिलोंग करते हो जिस महाराणाओं ने, जैसे कि बात करें महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, उनके बारे में बात की जाए दोस्तों तो महाराणा सांगा ने इन्होंने इतने वीर थे, प्रतापी थे, जो बड़ी बड़ी सेनाओं से इन्होंने क्या लोहा ले लिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए महाराणा प्रताप की, तो इस व्यक्ति ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और दोस्तों एक तरफ राजा था, कहां का? महाराणा था, मेवाड़ का सबसे अगर बात की जाए दोस्तों सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। वही व्यक्ति पर इतनी दुविधा आन पड़ी थी भी उसे घास की रोटियां भी खानी पड़ी, लेकिन ये जो है तस से मस नहीं हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं पे भी अपने पैर नहीं डगमगाई और अधीनता स्वीकार नहीं की। और आप जो है आज जो है उसके एक बार कहने पर, एक निमंत्रण से उससे मिलने जा रहे हो, तो इसके लिए जो है सारी बातें जो है वो 13 इन सोरठों में रचित की गई थी। सिर्फ किसके द्वारा? सर केसरी सिंह बारट के द्वारा। और ये चेतावनी रा चुंगटिया दोस्तों, तो याद रखना चेतावनी रा चुंगटिया, याद रखना गोपाल सिंह खरवा की सहायता से, खरवा ठिकाना अजमेर से, गोपाल सिंह खरवा की सहायता से ट्रेन में फतेह सिंह तक पहुंचाया। और कहा जाता है दोस्तों जैसे ही महाराणा इसको पढ़ते हैं तो पुनः मेवाड़ लौट जाते हैं। तो चेतावनी रा चुंगटिया जो है दोस्तों इसलिए लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह थे। ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान आप पढ़ते हो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। क्लियर? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के काल में चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट के द्वारा रचना लिखी गई है दोस्तों, जिसमें जो है उन्होंने उसकी मान मर्यादा को याद करवाते हुए कहा भी आप जो है उन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए न जाए, उनके सामने जो है झुकने के लिए न जाए। तो ये बात लिखता है कौन? सर केसरी सिंह बारट लिखता है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों केसरी सिंह बारट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनके द्वारा 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई। वीर भारत सभा दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर वीर भारत सभा है, ये वीर भारत समिति की बात आती है, विजय सिंह पथिक का नाम आता है। दोनों का सन सेम है, लेकिन दोस्तों दोनों का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अभी कांस्टेबल परीक्षा स्टेनोग्राफर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया था, वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो केसरी सिंह बारट, उनके साथ सहयोग किया था गोपाल सिंह खरवा ने। ठीक है, तो 1910 ईस्वी में दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है, केसरी सिंह बारट के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों केसरी सिंह बारट के लिए एक मैं बात लिखूंगा, नेक्स्ट बात लिखूंगा इनके द्वारा दोस्तों प्यारेलाल हत्याकांड, एक दोस्तों प्यारेलाल हत्याकांड आपको मैं जब ये स्वतंत्रता सेनानी पढ़ाऊंगा तब उसमें दोस्तों ये आएगा, जो केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ेंगे तो प्यारेलाल हत्याकांड भी पढ़ेंगे। 1912 में दोस्तों जोधपुर के व्यक्ति प्यारेलाल जी को दोस्तों धन का लूटपाट करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तो वहां से पुनः वापस लौट गए थे। तो प्यारेलाल हत्याकांड की अगर बात की जाती है दोस्तों, ये जो है जून 1912 में होता है दोस्तों। इसकी एग्जैक्ट दिनांक जो मिलती है
25 जून, हाँ 25 जून 1912 को दोस्तों ये महंत पारेलाल हत्याकांड जो हुआ था, तो इसमें भी दोस्तों 1912 के अंदर जो कौन शामिल थे सर, केसरी सिंह बारठ शामिल थे। कौन शामिल थे दोस्तों, केसरी सिंह बारठ शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। तो प्यारेलाल हत्याकांड के लिए भी केसरी सिंह बारठ जो है याद रखना है सर। एक तो हो गई इनकी चेतावनी चुंगटिया, एक दोस्तों याद रखिएगा इनकी जो है रूठी रानी जो है, रूठी रानी की रचना की है दोस्तों, रूठी रानी उमा दे के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने दोस्तों दुर्गादास चरित्र भी लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, दुर्गादास चरित्र। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट और क्या बात करेंगे सर, अभी भी रहेगी क्या, पहले इसको नोट कर लो आप, पहले इसको नोट कर लो फटाफट से। शाबाश, गुड। अब दोस्तों अगर भारत 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 रटे जा रहे हो, अगर आपको इनकी पूछ ले भारत जो है वो किस जाति या किस परिवार से बिलोंग किया करते थे, तो दोस्तों ये आप नोट कर सकते हो सर, ये चारण जाति से थे। कौन सी जाति से थे सर, ये चारण जाति से थे। और अगर केसरी सिंह बारठ के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इन्हें राजस्थान का अरविंद घोष कहा जाता है, राजस्थान का अरविंद घोष कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो राजस्थान का अरविंद घोष अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहा जाता है सर, केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है। सर ये घटना कब की थी, 1903 की थी, लॉर्ड कर्जन से मिलने जो जा रहे थे कौन, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। अब अगर बात की जाती है दोस्तों, सेम घटना रिपीट होती है, सेम घटना रिपीट होती है दोस्तों, किसके लिए सर, फिर से एक बार 1911 के अंदर जो है सेम घटना रिपीट होती है। अब घटना रिपीट होती है, मैं पानी पी लेता हूं उससे पहले। क्या रिपीट होती है सर, सेम होगी, फिर से सर उनको बुलाया जाएगा, फिर से वो जाएंगे, फिर से सर वो चेतावनी चुंगटिया पढ़ेंगे, फिर से सर वो वापस आएंगे। तो इससे अच्छा भाई घर पे रह के पहले ही पढ़ लो, क्यों बार बार के लिए परेशान हो रहे हो, क्यों दूसरों को कर रहे हो। बात सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा बताओ, है ना, सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिएगा, जैसे कि अगर बात की जाती है तो फिर सर एक अंग्रेज आ रहा है सर, उससे मिलने के लिए 1911 में फिर से जा रहे हैं। फिर से सर उनको याद आएगी कहीं ना कहीं छुपी बात, जो उनको घर पे नहीं याद आई, उनको बाद में वहां पर याद आई है, तो उसको वो याद करके जो वापस लौटेंगे, ये देखो, है ना। तो लेकिन उन्होंने इतना मैटर बढ़ा दिया ना इतिहास में, अगर वो नहीं जाते तो मैटर बढ़ता ही नहीं, है ना। लेकिन हमें एक क्वेश्चन और मिल जाता है। तो दूसरी बार कब गए थे वो देखिएगा, तो एक लाइन लिखो फटाफट से, मैं लिखवाता हूं, लिखो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का स्वागत करने क्या लिखवाया मैंने, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का स्वागत करने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाया, हैंडशेक भी हो गया था, हाथ मिलाया, जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाया और पुनः उन्हें चेतावनी चुंगटिया की याद आई, उन्हें चेतावनी चुंगटिया की याद आई और मेवाड़ लौट गए। अब देखो याद आई है उनको, घर पे नहीं आई थी पहले, बाद में आई है, अब यहाँ पे आने के बाद में, है ना। तो वो बात रहती है। तो 1903 और 1911 दोनों घटनाएं आप याद रखना। केसरी सिंह बारठ के बारे में, चेतावनी चुंगटिया आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट पढ़ लिया आपने, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र। इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में लिखे तो प्रताप चरित्र भी लिख सकते हो, प्रताप चरित्र, है ना। तो प्रताप चरित्र भी दोस्तों इनके द्वारा लिखा गया। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों किसके बारे में, केसरी सिंह बारठ के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यानी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपने जो है, जिसे साहित्य जगत में दोस्तों राजस्थान का शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है, बिज्जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या लिखवाने वाला हूं। तो जल्दी से जो है आप पहले ही बता दिया करो भाई सर क्या लिखवाने वाले हैं। तो राजस्थान का शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, वो कौन है सर? सर उनका नाम हमने कहीं ना कहीं तो सुना है, आपसे ही सुना है सर। विजयदान देथा की बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो सर? विजयदान देथा की अगर बात कर रहे हो तो सर हम आपको बता देते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये लो भाई, तो विजयदान देथा देखते हैं क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या बातें रहती हैं, सारी बातें अभी कर लेंगे। गुड, शाबाश। तो विजयदान देथा के बारे में पढ़ते हैं अपने। विजयदान देथा दोस्तों, अगर इनकी बात की जाए विजयदान देथा की, तो विजयदान देथा को जो जन्म होता है दोस्तों 1 सितंबर 1926 ईस्वी को दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों बोरुंदा में। कहां पर हुआ था? बोरुंदा। और बोरुंदा कहां पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। यानी कहां के रहने वाले सर? ये जोधपुर के निवासी थे, ये बात हमें पता चली सर। इन्हें सर साहित्य जगत के अंदर अगर बात की जाती है तो इन्हें साहित्य जगत में दोस्तों बिज्जी नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से जाना जाता है। तो साहित्य जगत में इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, विजयदान देथा को कहा जाता है साहित्य का शेक्सपियर, या दोस्तों राजस्थान का शेक्सपियर अगर बात की जाती है तो विजयदान देथा साहित्य जगत में दोस्तों इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सर, इनके द्वारा अगर बात की जाती है विजयदान देथा की, तो दोस्तों इन्हें भी क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है सर। क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री की अगर बात की जाती है सर 2007 ईस्वी के अंदर दोस्तों विजयदान देथा को कब मिला है? सन 2007 के अंदर। और अगर बात की जाती है दोस्तों इनके राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो मिलता है दोस्तों इन्हें 2012 ईस्वी के अंदर। कब मिलता है सर? 2012 के अंदर। तो पद्मश्री 2007 में और राजस्थान पुरस्कार जो मिला था वो मिला था दोस्तों सन 2012 में विजयदान देथा को। देथा से देखो याद रख सकते हो आप 7, इस तरीके से आप याद रख सकते हो 7, इसको डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो विजयदान देथा को 7 में मिलता है सर पद्मश्री, और राजस्थान रत्न पुरस्कार की बात आती है तो वो मिलता है सर सन 2012 में। इनकी सर एक प्रमुख काव्य रचना है, मतलब सर इनकी द्वारा एक रचना रची गई है विजयदान देथा के द्वारा दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी की रचना करने वाले कौन है सर? विजयदान देथा। और बातारी फुलवारी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों बातारी फुलवारी के 14 खंडों में प्रकाशन होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 14 खंडों में प्रकाशन। तो 14 खंडों में प्रकाशन होता है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, बातारी फुलवारी नामक रचना विजयदान देथा के द्वारा रची गई है, इसका प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है? दोस्तों याद रखना 14 खंडों में प्रकाशन किया गया है। तो विजयदान देथा की बात यही नहीं खत्म होती। विजयदान देथा के बारे में और अगर बात की तो साहित्य और समाज के बारे में दोस्तों इन्होंने अपने ग्रंथ लिखा है, तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों साहित्य व समाज। क्लियर है क्या? समाज के अंदर अगर बात की जाती है दोस्तों और भी इनके अलावा, तो अलेखु हिटलर, सपन प्रिया, अनोखा पेड़, मारो बदलो। नेक्स्ट इसके पश्चात में बापू के 3 हत्यारे, और नेक्स्ट इसके द्वारा लिखा गया बापू के 3 हत्यारे। और नेक्स्ट दोस्तों मेरा दर्द न जाने कोई, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दोस्तों रुख लिखा, रुख इनके द्वारा लिखा गई रचना है रुख, ठीक है, छोटा ऊ का है रुख। और नेक्स्ट दोस्तों नहीं, चरण सिंह नहीं, मेरे स्किप हो रहा है दिमाग से।
अभी आप एक बार बोलो, अभी दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलते बोलते एक बार के लिए रिपीट करना। चरणदास चोर है, पता नहीं चोर चरणदास है, ऐसा कुछ इनका है लिखा हुआ, अभी दिमाग में आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत ले। यहां तक लिखो, बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशन किया गया दोस्तों। इनका प्रमुख ग्रंथ है साहित्य व समाज दोस्तों, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अनोखा पेड़, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई। एक बार के लिए कम से कम 3 बार बोल के देखो इनको, 3 बार। साहित्य समाज, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अनोखा पेड़, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई। तो यहां तक एक बार के लिए पढ़ के देखिए भी, शाबाश, गुड गुड। शाबाश, नोट हो गया होगा। अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अनोखा पेड़, मारो बदलो और बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई, रुख, और इसका एक ग्रंथ और रह जाता है, हाँ, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यार, है ना। तो काफी सारे है ना, कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है। यह शायद चौधराइन की चतुराई, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद में एक चरणदासी चोर है, ये चरणदास चोर, इस तरीके से। तो चरणदास चोर है ना, हाँ ऐसे अभी ये ठीक है, मेरे याद भी आ गया। चौधराइन की चतुराई देखकर चरणदास चोर ने क्या रूप बदल लिया, अपना रुख बदल लिया। तो ये थोड़ा सा 3 याद रखने की ट्रिक है। क्या सर, चौधराइन की चतुराई देख के चरणदास चोर ने क्या बदल लिया, अपना रुख। तो रुख नीचे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो ना, ऑप्शन देखते ही तो आपको फटक से याद आ जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चौधराइन की चतुराई देखकर चरणदास चोर ने अपना क्या बदल लिया, रुख बदल लिया। साहित्य व समाज, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अनोखा पेड़, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, मेरा दर्द न जाने कोई, ये सारे ग्रंथों की रचना करने वाले दोस्तों कौन है, विजयदान देथा। विजयदान देथा कहां के रहने वाले सर, बोरुंदा, जोधपुर के रहने वाले। तो दोस्तों बोरुंदा के अंदर अपने अगर बात की जाती है सर 1960 ईस्वी के अंदर, बोरुंदा जोधपुर में अगर बात की जाती है तो 1960 ईस्वी में अगर आपको पता हो दोस्तों, रूपायण संस्थान की स्थापना की जाती है। किसकी, रूपायण संस्थान की स्थापना, संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी, श्रीमती स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी जी। इनके द्वारा स्थापना की गई। यानी कि सर इनके साथ में अगर दोस्तों बात की जाती है, अध्यक्ष पद पर जो थे, यानी कि अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था वो थे सर विजयदान देथा। यानी कि सर विजयदान देथा ने सर किसका सहयोग किया था, सर कोमल कोठारी जी का सहयोग किया था। और उनका सहयोग करते हुए दोस्तों इन्होंने जो है वो क्या सर, अध्यक्ष पद जो है यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें सर, बोरुंदा के अंदर रूपायण संस्थान जो है दोस्तों, आपको भी पता होगा जो गुड़ला नृत्य होता है, गुड़ला नृत्य सर चैत्र कृष्ण अष्टमी दोस्तों CK8 को आता है, शीतलाष्टमी के दिन। उस नृत्य को दोस्तों संरक्षण अगर राजस्थान में पूछा जाए तो रूपायण संस्थान ही देता है। तो रूपायण संस्थान में दोस्तों स्थापना 1960 में दोस्तों विजयदान देथा के सहयोग से, जहां पर वो अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। तो ये सब बातों को नोट करो फटाफट से। एक लाइन और नोट करो, एक लाइन नोट करोगे, नोट लगा के नोट करो, लिखवाई देता हूं। अच्छे लेवल की लाइन है जो आपके टॉप लेवल एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। यहाँ पे तो नॉर्मल एग्जाम के अंदर तो इतना नहीं आएगी ये लाइन, फिर भी आप नोट कर लीजिए, अच्छे एग्जाम के लिए लाइन है, नोट लगा के लिखो। लिखो, बातारी फुलवारी ग्रंथ के, बातारी फुलवारी ग्रंथ के, शाबाश नोट कीजिए, बातारी फुलवारी ग्रंथ के, या हाँ बातारी फुलवारी ग्रंथ के 10वें खंड को, 10वें खंड को, 14 खंड थे ना, तो 10वें खंड को
सन 1974 ईस्वी में, सन 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी, अंडरलाइन कर लो, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो 10वें खंड आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। सन भले ही ना पूछे लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा भी केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विजयदान देथा के ग्रंथ बातारी फुलवारी के किस पार्ट को दोस्तों क्या है, ये जो है पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उन 14 खंडों में से 10वें जो खंड संग्रह है उसको दोस्तों क्या मिला था सर, ये जो है पुरस्कार दिया गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो विजयदान देथा के बाद में दोस्तों अपने नोट करते हैं, नेक्स्ट जो साहित्यकार पढ़ते हैं दोस्तों उनके बारे में। नेक्स्ट, शाबाश, यहां तक अपना नोट हो गया होगा। कोई किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके दोस्तों कमेंट किया करो, बताया करो। क्लास देखने के बाद में इतना भी फ्री पॉकेट का मत खाइए यार, है ना, हजम नहीं होगा। वरना मैं यही कह रहा हूं भी लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। और नेक्स्ट जो है क्लास देखने के बाद में आपको सेशन कैसा लगा उस सेशन के बारे में दोस्तों जरूर बताया करो, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले उनको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विजयदान देथा के बाद में साहित्यकार पढ़ते हैं अपने श्यामल दास जी। वही छाछीवाड़ा और ढोलकिया आएंगे जो अपने केसरी सिंह बार्ट में बाय मिस्टेक लिखा था। चलो नेक्स्ट लिखो श्यामल दास ददीवाड़िया। शाबाश। तो श्यामल दास ददीवाड़िया के बारे में दोस्तों अगर अपने बात की जाती है साहित्य की, तो दोस्तों उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा गया था जिसका दोस्तों आपने जिक्र भी सुना होगा कभी भी, मेवाड़ का प्रमाणित ग्रंथ भी जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसका नाम मिलता है आपको क्या सर, वीर विनोद ग्रंथ मिलता है। क्या नाम मिलता है सर, वीर विनोद ग्रंथ मिलता है। एक मिनट पे नेक्स्ट देखिएगा, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया। तो कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया के बारे में अपने बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म दोस्तों भीलवाड़ा के जन्म छाछीवाड़ा गांव में, और नेक्स्ट दोस्तों इनका जो निवासी रहे थे ये ढोलकिया गांव के रहे थे। निवासी कहां के रहे थे ये, ढोलकिया गांव, ढोलकिया गांव। क्लियर है। तो दोस्तों जन्म जो है इनका भीलवाड़ा में हुआ सर, भीलवाड़ा के दोस्तों छाछीवाड़ा गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। अगर बात की जाती है निवासी, तो निवासी ढोलकिया गांव के थे। ये निवासी कहां के थे दोस्तों, ढोलकिया गांव के थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कविराज श्यामल दास के बारे में, तो ये दोस्तों मेवाड़ में है। तो मेवाड़ के महाराणा के दरबार में होंगे ना, तो याद रखना मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबार में, सिंह के दरबार में सर्वप्रथम गए। तो आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम किसके दरबार में गए थे, तो शंभू सिंह के दरबार में गए थे। और शंभू सिंह के दरबार में जाने के पश्चात दोस्तों इन्होंने क्या है, किसके काल में दोस्तों याद रखना, सज्जन सिंह व फतेह सिंह के समकालीन रहे। तो किसके समकालीन रहे थे दोस्तों याद रखिएगा, सज्जन सिंह और फतेह सिंह के समकालीन रहे थे दोस्तों। अगर बात की जाती है 1836 के अंदर जन्म होता है इनका, 5 जुलाई, पूरा लिख लो भले, 5 जुलाई 1836 को जो क्या होता है इनका जन्म होता है दोस्तों। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबार में गए सर्वप्रथम, और फिर बाद में सज्जन सिंह व फतेह सिंह के दरबार में भी रहे थे। अब दोस्तों यहां पर रहते हुए अगर बात की जाती है तो देखिएगा मैं आपको बात बताता हूं सर, किसके, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इम्पी व शंभू सिंह के निवेदन पर कौन सा ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया दोस्तों, वीर विनोद ग्रंथ
लिखना प्रारंभ किया। तो वीर विनोद ग्रंथ लिखना प्रारंभ किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा कवि राजा श्यामल दास ने। किनके निवेदन पर, कर्नल इम्पी व शंभू सिंह के निवेदन पर। दोस्तों याद रखना है, 3 बातें बताता हूं आपको, 3 बातें बताता हूं दोस्तों वीर विनोद के बारे में। वीर विनोद ग्रंथ, तो वीर विनोद ग्रंथ की अगर बात करूं दोस्तों, याद रखना मेवाड़ का पूर्णतः प्रमाणित ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है दोस्तों, मेवाड़ का पूर्ण प्रमाणित ऐतिहासिक ग्रंथ। क्लियर, कौन सा है दोस्तों, वीर विनोद। ठीक है, इसकी अगर लिपि की अगर बात की जाए तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसके अंदर पृष्ठों की संख्या बात करें तो दोस्तों 2259 पृष्ठ जो है। और नेक्स्ट इसका प्रकाशन की बात की जाती है 1892 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकाशन होता है। क्लियर है, तो वीर विनोद के बारे में ये बातें रही। अब वीर विनोद अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक किसके काल में लिखा गया, तो क्वेश्चन पूछ लिया वीर विनोद ग्रंथ है सर्वाधिक किसके काल में लिखा गया, तो याद रखना वीर विनोद ग्रंथ सर्वाधिक सज्जन सिंह के काल में लिखा गया। किसके काल में लिखा गया, सज्जन सिंह के काल में लिखा गया। और सज्जन सिंह द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, सज्जन सिंह द्वारा इन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दोस्तों, कवि राजा की उपाधि, याद रखना। तो सज्जन सिंह द्वारा दोस्तों इन्हें क्या दी गई थी, कवि राजा की उपाधि। और आप दोस्तों अगर पढ़ते हो दोस्तों किसके बारे में दोस्तों, सितार ए हिंद और केसर ए हिंद, 2 शब्द आते हैं दोस्तों। तो केसर ए हिंद श्यामल दास जी को, और सितार ए हिंद सर राम सिंह को क्रांति के दौरान मिलती है, जयपुर का शासक होता है। ठीक है, तो इसके दौरान याद रखिएगा वीर विनोद लिखने की खुशी में कर्नल इम्पी ने, किन्हें दोस्तों, कर्नल इम्पी ने इन्हें कौन सी सर, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि, तो केसर ए हिंद की उपाधि कर्नल इम्पी द्वारा दी गई दोस्तों, याद रखना वीर विनोद को। तो ये बात जो आपके लिए क्या रहती है, मुख्य बातें। तो वीर विनोद किसके काल में लिखना प्रारंभ हुआ, और दोस्तों यहां पर सर्वाधिक जो लिखा गया था, आपको पूछ ली जाए भी इसके अंदर हेल्प किसने की थी, तो वीर विनोद लिखने में दोस्तों हेल्प जो की थी वो की थी दोस्तों किसने, डॉक्टर GH ओझा ने की थी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो आपसे पूछा जाए सर ग्रंथ लिखने में सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था, तो GH ओझा दोस्तों आप पढ़ते हो, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट अपने साहित्यकारों में भी पढ़ेंगे सर, सिरोही के रहने वाले थे ये, रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्म हुआ था इनका। क्लियर है क्या, तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया सर, इनके द्वारा 2 अभिलेखों की खोज की गई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों ददीवाड़िया जी की, कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, एक बार के लिए नोट कर लो, फिर आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो वीर विनोद ग्रंथ के बारे में दोस्तों ये बातें रहती है कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया की। शाबाश। क्लियर, अब इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा 2 अभिलेखों की खोज की गई थी, यहां पर लिख लेता हूं मैं। तो सिंपल सी बात है, याद रखना, लिखो नगरी सभ्यता से प्राप्त गोसुंडी व हाथीवाड़ा के शिलालेख की खोज श्यामल दास जी द्वारा की गई थी, कब की सर, 1887 के अंदर, 1887 ईस्वी के अंदर इसको डेट मिलती है। अगर बात की जाती है दोस्तों ये प्रथम बार 1904 ईस्वी में अभिलेख पढ़े गए थे दोस्तों, अभिलेख पढ़े गए। ये पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, डॉक्टर DR भंडारकर। कौन था, DR भंडारकर। दोस्तों आप सभ्यता पढ़ते हो, नगरी सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, उत्खनन सभ्यता जो है 1904 ईस्वी के अंदर उत्खनन होता है इसका। तो 1904 में दोस्तों इस अभिलेख को
देखो। और ये जो गोसुंडी अभिलेख मिलता है ना दोस्तों, ये वाला अभिलेख गोसुंडी वाला, ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का जो है, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों राजस्थान में। और इसी सभ्यता से दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन स्रोत मिलते हैं। यहाँ से मंदिर भी प्राप्त हुआ है वैष्णव संप्रदाय का। क्लियर है क्या? आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। तो गोसुंडी अभिलेख व हाथीवाड़ा के अभिलेख की दोस्तों खोज करने वाले कौन थे? कवि राजा श्यामल दास जी थे, जिनके द्वारा दोस्तों खोज की गई और उन्हें पढ़ा गया था D.R. भंडारकर के द्वारा, जिन्होंने नगरी सभ्यता का उत्खनन का काम किया था। और नेक्स्ट दोस्तों इनके द्वारा जो है द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का जो मंदिर दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का, वो भी वहां से प्राप्त किया गया था दोस्तों। तो ये सब बातें रहती है किसके बारे में? कवि राजा श्यामल दास जी के बारे में। तो नेक्स्ट दोस्तों अपने साहित्यकारों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बहुत है इतना जो आपने नोट्स बनाया है इसको आप रीड आउट करो और पीछे का मैटर छोड़ा मत करो। जैसे संप्रदाय मैंने पढ़ा दिया, भाषा बोलियां पढ़ा दी, तो दोस्तों उनको भी आप रिटर्न जो है डेली यूज में लाया करो, उसको ना पढ़ा करो। पढ़ने से पहले इसको खोलते हो सिर्फ 2 पेज पढ़े और बाद में सो गए है ना, तो पहले स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। पहले पेज में क्या पढ़ा, दूसरे, तो धीरे धीरे आपकी टाइमिंग जो है वो घटने लग जाएगी पढ़ने की, है ना। 10 पेज आपको पहले दिन पढ़ने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो दूसरे दिन जो है कम लगेगा, फिर तीसरे दिन कम लगेगा, चौथे दिन कम लगेगा। ये टाइम लिमिट घटती चली जाती है, ठीक है ना। आप आजमा के देख लो, भले अगर मेरा कहना आपको समझ में आ रहा है तो आजमा के देख लीजिए, आप प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में दोस्तों हम साहित्यकारों के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो लगभग इसमें मुख्य साहित्यकार मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा, और नेक्स्ट जो अपने टॉपिक चलते रहेंगे इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, घर रहें और सुरक्षित रहें।